हर अमावस की रात उनकी आत्मा की आवाज़ गूंजती है इस किले के भीतर। पिछले वीडियो में हमने मुंबई और वहां से पुणे तक की जर्नी को डिटेल में समझा। शानदार सीनिक व्यूज, पहाड़ों के मध्य से होते हुए लगभग 28 टनल्स को पार किया और फिर पहुंचे हम पुणे। ये वाकई में गजब रहा। इस वीडियो में पुणे सिटी को करीब से जानेंगे। एक ही फ्रेम में महज यहाँ के लाल महल, शनिवार वाड़ा, दगड़ू सेठ गणपति टेम्पल और नानावाड़ा जो कि प्रसिद्ध टूरिस्टिक प्लेसेस हैं, कैसे आ जाते हैं देखेंगे। और साथ ही शहर के कुछ भूतिया रहस्यमय जगहों और यहाँ के इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे घूमते घूमते। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इस वीडियो को शुरू करते हैं हम पुणे रेलवे स्टेशन से। ये हमारी ट्रेन यहाँ पे लगी हुई है। पुणे भारत का 6वां सबसे बड़ा शहर है और महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है मुंबई के बाद। 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ की जनसंख्या थी अराउंड 32 लाख के आसपास और आज की डेट में 80 लाख क्रॉस हो चुका है अनुमानतः। अभी हम देखते हैं साधन आगे जाने का। फिलहाल कुछ खाना भी है और यहाँ से अराउंड 1.5 किलोमीटर आगे जाना है, तो मैं सोच रहा हूँ वॉक करके निकल जाता हूँ, रास्ते में कुछ खा भी लेंगे। ऑर्डर किया है वेज कोल्हापुरी। तो बेसिकली महाराष्ट्र के लोग मसालेदार ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। लास्ट टाइम मैं कोल्हापुर गया हुआ था, उससे पहले नांदेड़ गया हुआ था। भाई इतने मसाले पूछो मत। ये मैं नहीं कहूँगा कि टेस्ट में ख़राब होते हैं, पर मसाले गजब के। रेलवे स्टेशन से बाहर आते ही है रामजी जिजोबॉय यानी कि बीजे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जिसे महाराष्ट्र की वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज भी कह सकते हैं। एक लहजे से देखा जाए तो यहाँ पे 6 से 7 लाख लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं। और यू जस्ट नेम इट, जितनी भी बड़ी आईटी कंपनियां हैं मोस्टली उनके ऑफिसेस यहाँ पे हैं। मैंने हर बड़े शहर में देखा है कोई ऐसी पुरानी बिल्डिंग होगी जिसमें ऐसी कोई एक बेकरी होगी। जय हनुमान जी की। ये पूरी की पूरी जगह खाऊ गली टाइप। और ये बहुत ही बड़ा सा डोसा आ गया है हमारे हाथ में। वो जो बेकरी आपको मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो में दिखाया था, वहीं पे आ गया हूँ मैं अभी। एक पेस्ट्री ले लेते हैं एटलीस्ट यहाँ से। शहर का मिसल पाव भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऐसे में एक जगह पे जाके मैं मिसल पाव लेता हूँ और ये वाला उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं था। शायद मैं सही जगह से नहीं ले रहा था, बट एनीवे हमने अपना मिसल फिनिश किया और निकल पड़े आगे की यात्रा की तरफ। सुबह के नाश्ते के लिए बहुत ही सारे वैरायटीज ये पूरे रास्ते पे थे खाने के लिए, बट वही था कि ऑयल फ्राई उनका देख के फिर दिल कर सा नहीं रहा था खाने के लिए। इन बिटवीन एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा मैं पुणे के लोगों के बारे में, स्पेसिफिकली जितने भी शॉप्स पे मैं गया हूँ। फॉर एग्जांपल अभी तक मैं 5 जगह पे जाके कुछ खाया पिया हूँ, तो वहाँ पे एक जगह थोड़ा रूड बिहेवियर मुझे देखने के लिए मिला, लेकिन 4 जगह पे एक्स्ट्रा स्वीट देखने के लिए मिला। तो लोग यहाँ पे और यहाँ पे जो लोग बिजनेसेस कर रहे हैं स्पेसिफिकली, वो बहुत ही अच्छा स्वभाव समझ में आ रहा है अब तक मुझे। ये शहर एक लहजे में 2 व्हीलर्स का भंडार है। हर दूसरा पर्सन 2 व्हीलर लेके यहाँ पे चल रहा है। वॉक करते हुए कम ही लोग नजर आएंगे। साथ ही आपको एक जानकारी देते चलूँ, विश्व में सबसे ज़्यादा दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी बजाज मोटर्स यहीं पे है। इसके अलावा टाटा मोटर्स इत्यादि सबके ऑफिसेस और उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेके बहुत औद्योगिक दृष्टि से ये शहर परिपूर्ण है। ये एक गणपति देवता की मंदिर है। अब मंदिर रास्ते में आ ही गया है, देख ही लिए तो गणपति बप्पा के दर्शन करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य और खूबसूरत है। अंदर बहुत ज़्यादा ही ठंडक है और सुकून है, शांति है। पिछले आधे घंटे से मैं यहीं पे बैठा हुआ हूँ। मेरी इस तरफ मंदिर के सारे दीवार पटल पे आप देखेंगे तो बखूबी कमाल कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। सारे गणपति देवता से ही रिलेटेड है। गणपति बप्पा मोरया। परिक्रमा करते हैं मंदिर का हम। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत था और यहाँ से लगभग 600 मीटर की दूरी पे शनिवार वाड़ा है। वहाँ की हिस्ट्री वहाँ पे चल के बताएंगे। आसपास ही 400 मीटर की दूरी पे और एक गणपति बप्पा का मंदिर है, दगड़ू सेठ मंदिर जिसे कहते हैं। दगड़ू सेठ बेसिकली कहा जाता है कि कलकत्ता से थे और यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे पुणे में, और उनके एक बेटे की मृत्यु हो गई। आत्मा की शांति के लिए उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया लगभग 1896 ईस्वी में, मतलब 130 साल के आसपास हो चुका है दगड़ू सेठ मंदिर को। कहा जाता है कि गणपति बप्पा के मुंह पे सिर्फ 8 से 9 किलो के सोने का काम किया हुआ है। सामने एक बहुत ही बड़ा पेड़ है, विशालकाय। छोटा सा प्रांगण यहाँ पे बनाया हुआ है कलाकृतियों वगैरह के लिए, और सामने ही हमारे भव्य गेट। मुझे लगता है अंदर एंट्री के लिए टिकट्स भी हैं, तो चलिए टिकट लेते हैं। सबसे पहले कितने का क्या है बताता हूँ और फिर इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। टिकट ऑनलाइन ही निकलेगा यहाँ पे स्कैन करने के बाद। एंट्री ले लिया। ऑफलाइन टिकट्स भी मिल रहे हैं, लेकिन वो लोग देना अवॉइड कर रहे हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन ही करने के लिए बोल रहे हैं। के लिए चार्जेस लग रहे हैं 20 रुपये
एज अ इंडियन टूरिस्ट अंदर आ सकते हैं। अब हम कहाँ से शुरू करें ये समझ में नहीं आ रहा है। बाय द वे मुझे कपल्स वगैरह दिख रहे हैं कोने कोने में यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे, बट एनीवे अब हम फिगर आउट करते हैं कि हम कहाँ जाएं। और जैसे ही मैं अंदर आया बारिश स्टार्ट होगी तो हम ऊपर तब तक जाके बारिश आने का इंतज़ार करते हैं, खुले में नहीं रुक सकते। यहाँ से मुझे कुछ स्टेयर्स नज़र आ रही हैं तो इन स्टेयर्स को लेके ऊपर की ओर जाया जा सकता है। ये देखिए बहुत ही ऊंचे ऊंचे हैं ये। बाहर बारिश हो रही है जिसकी वजह से ऑलमोस्ट सारे लोग यहीं पे आके खड़े हो गए हैं और यहीं से फ़ोटोज़ वगैरह सभी ले रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पे तोपें तैनात रहती थी। ये बारिश रुकने के बजाय और भी ज़्यादा तेज़ बढ़ते जा रही है और सामने लहराता हुआ हमारा शान से तिरंगा। ये किस प्रकार का कड़ी लगाया हुआ है, ये लॉक। आज से कुछ 12-13 साल पहले तक गाँव वाला जो मेरा घर था उस इसी प्रकार के दरवाजे पूरे लगे हुए थे लकड़ी के मजबूत से, और मिट्टी का घर हुआ करता था। ये बारिश है कि रुकने का नाम नहीं। खैर चलिए यहाँ पे बैठे बैठे घंटों हो गए और आपको थोड़ी बहुत जानकारियाँ देता हूँ। इसका नाम है शनिवार वाड़ा, जिस दुर्ग के अंदर या किले के अंदर हम हैं। अब इसका नाम शनिवार वाड़ा क्यों पड़ा, तो कहा जाता है ऐसा कि शनिवार के दिन इसकी नींव पड़ी थी, इसके वजह से ये नाम पड़ गया। और इसका निर्माण हुआ था 18वीं शताब्दी में 1746 ईस्वी में बाजीराव प्रथम के द्वारा। बाजीराव प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऐसे कुछ लोग हैं, तो बाजीराव प्रथम जो थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। अब इसके एग्जैक्ट प्रमाण मुझे नहीं मिल पाए। इंटरनेट पे मैंने थोड़ा रिसर्च करके स्टडी करने की कोशिश की तो कहीं पे लिखा हुआ है 1732 ईस्वी में इसका निर्माण पूर्ण हुआ, कहीं पे लिखा हुआ है कि पूर्ण हुआ ये 1746 ईस्वी में। तो खैर वही 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण पूर्ण हुआ बाजीराव फर्स्ट के द्वारा। और इसी वाड़ा के अंदर कुछ वक्त तक बाजीराव और मस्तानी ये दोनों भी यहाँ पे निवास किए थे। बारिश बहुत हद तक रुक गई, कम हो गई, तो अब धीरे धीरे लोग वहाँ जाना आरम्भ कर। कहा जाता है कि 9वें पेशवा नारायण राव की हत्या इसी किले के भीतर कर दी गई थी जब उनकी उम्र महज 18 वर्ष की थी और वो ये 9वें पेशवा बन चुके थे। तो उनके चाचा ने सैनिकों को आज्ञा दी कि जाके उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन कहानियाँ ऐसी है कि उनकी चाची ने उनकी आज्ञा में फेरबदल कर दिए और ऐसे में उन्हें गिरफ्तार करने के बजाय उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। और उसके बाद से हर अमावस की रात उनकी आत्मा की आवाज़ गूंजती है इस किले के भीतर। किस हद तक ये सही है मुझे नहीं पता। भूत प्रेतों पे कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते। रहस्यमयी घटनाओं पे विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते। पर विज्ञान के परे एक शक्ति है, एक अलौकिक शक्ति, जिस पे एक वक्त पे आके सबको विश्वास करना ही पड़ता है। आप भले भूत प्रेतों में विश्वास ना करें, लेकिन अंधेरी रात में किसी जंगल में या फिर किसी भी पर्टिकुलर स्थान पे आप अकेले जा रहे हो, आपके इर्द गिर्द कोई ना हो, वो ख्यालात मन में ऑटोमेटिकली उत्पन्न डेफिनेटली हो जाते हैं। और इस संसार में कोई भी स्थान रिक्त नहीं है। हमारी ये जो रोएं हैं इनके भीतर भी जो बीच में जो स्पेस बचा हुआ है यहाँ पे भी कुछ ना कुछ है। पूरा स्थान भरा हुआ है। हर एक जगह पे, हर एक पर्टिकुलर जगह पे किसी ना किसी चीज़ का वास है, एक शक्ति है, अदृश्य शक्ति है, जो कई बार हमें नज़र आती है और कई बार नहीं भी। स्टेयर्स की हाइट काफ़ी ज़्यादा है। अठारह के अराउंड इसमें बहुत ही बड़ी आग लग गई थी और उस आग के बाद सब कुछ ऑलमोस्ट जल के खाक हो गया था। बट अगेन कैसे भी करके इसको संरक्षित किया गया और इस वक्त पुणे के बीचों बीच ये जगह स्थित है। जो लोग भी घूमने आते हैं पुणे, एक बार इस जगह पे डेफिनेटली पुणे सिटी के अंदर विजिट करते हैं। इनफैक्ट इंडस्ट्रियल विजिट वगैरह पे अपने काम वगैरह के सिलसिले में भी लोग आते हैं, तो ये नियर बाई पड़ जाता है, तो यहाँ आ ही जाते हैं। और डगरू सेठ मंदिर भी गणपति बप्पा का यहाँ से लगभग 400-500 मीटर की दूरी पे वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो वहाँ पे भी चले जाते हैं। खैर अभी हम भी चलते हैं उस मंदिर पे दर्शन करने के लिए। वापस बारिश चालू हुई और सारे लोग ऊपर चले गए आधे, और आधे नीचे ये मेन गेट के इर्द गिर्द आ गए हैं। और ये 2 पीसेस हैं 10 रुपए के। सामने है हमारे नानावाड़ा।
अभी अंदर जाने का उतना ज़्यादा समय है नहीं, बट बहुत ही खूब नज़र आ रहा है बाहर से देख के, आर्किटेक्ट वगैरह अंदर का मज़ेदार सा ही। और ये हम पहुंच गए दगड़ू सेठ मंदिर पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है पुणे में। और ये देखिए तत्काल दर्शन 100 रुपये। मंदिर के प्रांगण की बात करें तो इर्द गिर्द बहुत सारी शॉप्स वगैरह ओपन हो गई हैं, और फिर मेन रास्ता भी यहाँ से जाता है। तो ऐसे में जगह बहुत ही ज़्यादा कम है, और उसके कंपेटिवली आस्था ही इस मंदिर की बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अपने धर्मस्थल के किसी भी प्रांगण में चले जाओ, एक कमाल की एनर्जी, वाइब, ऊर्जा का एहसास डेफिनेटली होता है। यहाँ पे बाय द वे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी आ चुके हैं, उनके वीडियोस फ्लैश कर रहे हैं ऊपर। तो ये हमारे पीछे इन बिजी स्ट्रीट के बाद है दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर, बहुत ही प्रसिद्ध पुणे का। इनके दर्शन प्राप्त हो चुके हैं, और इस वक्त बहुत ही ज़्यादा रश नहीं थी, आराम से गए, आराम से दर्शन हुआ, कोई भागम भाग नहीं। और यहाँ पे है हमारे सामने लाल महल। अगर इसका मैं नज़ारा दिखाऊं तो अंदर तो नहीं जा रही, गेट किसी दूसरे साइड से है, पर इस प्रकार से कुछ नज़र आ रहा है। और भाई जब ये सारी जगह हैं, किला था, गणपति बप्पा का मंदिर था, इनके मध्य ये है, मतलब ऐसे 500-600 मीटर के ही इर्द गिर्द हैं। और रेलवे स्टेशन से देखी जाए इनकी दूरी तो 2 किलोमीटर है। भाई द वे आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये है लाल महल और वो है किला, ये है नानावाड़ा, और इसके बाद है गणपति बप्पा का मंदिर। मतलब ये चारों सिर्फ पास में ही है, बस हाँ इनके गेट्स अलग अलग दूरी पे हैं, तो उसके हिसाब से लगभग 400-500 मीटर आपको चलना पड़ सकता है हर जगह आने के लिए। आपने देखा एक फ्रेम के अंदर चारों प्लेसेस हमें नज़र आ रही थी, शनिवार वाड़ा, लाल महल, नानावाड़ा और दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर, ये सब कुछ एक जगह पे ही है। एनीवे हम अपना मसाला डोसा एंजॉय करते हैं। और इसी के साथ हम पहुंच गए पुणे रेलवे स्टेशन पे वापस। यहाँ से हमें करनी है ट्रेन, जिसके लिए अभी 1.5 घंटे बाकी हैं। लगभग 3 किलोमीटर पैदल चल के स्टेशन तक आ गया। अब ऐसा था कि समय हमारे पास बहुत था, और हमने सोचा रास्ते में जाके कुछ स्ट्रीट फूड वगैरह खाएंगे और कुछ चीज़ें देखते देखते कि कैसी शहर है निकल जाते हैं। बाय द वे हमारी ट्रेन है इंद्रायणी एक्सप्रेस, जो कि पुणे से मुंबई तक के लिए चलती है ऑलमोस्ट डेली। आई बिलीव 22106 उसका नंबर है। पुणे में भी लोकल ट्रेन चलती है, देखो सामने है हमारे। और लोकल ट्रेन के ऊपर वो देखो मेट्रो जा रही है। इसी के साथ हमारी ट्रेन आ चुकी है रेलवे प्लेटफॉर्म पे। करते हैं इसे बोर्ड। पूरी ट्रेन भर के आई थी और यहाँ पे खाली हो रही है। वापस बॉम्बे से आई पुणे, और वापस अभी ये पुणे से रिटर्न हो जाएगी। और इसके सीटिंग अरेंजमेंट्स कुछ इस प्रकार से नज़र आ रहे हैं 3x2 के। फिर जाया जाए, अपना सीट पकड़ा जाए। और भाई जब रात की जर्नी होगी तो रास्ते तो बहुत कुछ दिखा नहीं पाऊँगा, और वैसे भी इस वीडियो की लेंथ मुझे लगता है कि अच्छी खासी हो गई है, तो रिटर्न जाते वक्त सब कुछ अंधेरा ही रहेगा। पहुंच के घर पे ही ख़त्म करेंगे, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कितने बजे रात को पहुंच रहा हूँ। और इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं और मैं पुणे में रेलवे स्टेशन पे हूँ, ट्रेन बोर्ड कर रहा हूँ। और ये ट्रेन निकलेगी अराउंड 6:30 बजे के आसपास यहाँ से। कितनी चहल पहल है ना अंदर। एक चीज़ बेटर है, वो है विंडोज़ यहाँ की। और इसी के साथ हम पहुंच गए दादर रेलवे स्टेशन पे, जहां पे हमने अपनी ट्रेन डिबोर्ड कर दी और यहां से अब एक लोकल ट्रेन बोर्ड करेंगे। रात के 10:30 हो रहे हैं ऑलमोस्ट, उसके बावजूद इतना रश ये ट्रेन में, और इसी को लेके हमें आगे की तरफ जाना है। रात के इस वक्त बज रहे हैं 12। बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ मैं। एनीवे
इसी नोट पे इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। शॉर्ट एंड सिंपल इतना ही रखते हैं। वंस अगेन नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या, बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी। अभी नेक्स्ट कुछ मिनट्स में मैं अपने घर पे पहुंच जाऊंगा।